लद्दाख का एक गडरिया भटकते हुए चुशूल से रेजांगला पहुंचा तो सैनिकों के टूटे हुए बंकर और गोलियों के खोखे देखकर वो सकपका गया। फिर उसने आसपास थोड़ी और नज़र दौड़ाई तो देखा कि वहां भारतीय सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये सब देखकर वो गडरिया घबरा गया और भागते हुए भारतीय सेना की एक चौकी तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जब पूरा हाल बयान किया तो सेना के जवान उस जगह पहुंचे। ये वही जगह थी जहां पर 3 महीने पहले भारत और चीन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ये पूरी घटना फरवरी 1963 के पहले हफ्ते की थी। बर्फ में पूरी तरह से दब जाने के कारण उन सैनिकों की बॉडीज सुरक्षित थी। जब ब्रिगेडियर टी.एस. रैना और कुछ नेता उस जगह पर पहुंचे तो उन सैनिकों को देखकर सबकी आंखों से पानी बहने लगा। कैप्टन किशोरी लाल उस दृश्य को देखकर बताते हैं कि उन सैनिकों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो भारत माता के वीर जवान भारत माता की गोद में सो रहे हों। सैनिकों के हाथों में अभी भी बंदूकें थी और वो दुश्मन पर फायर करने की पोजीशन में ही थे। हर सैनिक के शरीर पर गोलियों के 1-2 नहीं बल्कि 30 से 40 जख्म थे और नायब सूबेदार हरिराम के शरीर में से तो 47 गोलियां निकली थी। सैनिकों के हाथों में मौजूद राइफल्स टूट गई थी, लेकिन उन राइफल्स के बाट अभी भी उनके हाथों में ही थे। चारों ओर बड़े बड़े गड्ढों को देखकर लग रहा था कि चीनियों ने उस पोस्ट पर भारी बमबारी की थी। कुछ बचे हुए बमों का भार तोलने पर पता चला कि हर बम लगभग 80 पाउंड का रहा होगा। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में पट्टियां और इंजेक्शन देखकर लग रहा था कि मानो किसी की मदद करते हुए उसकी सांसें उसका साथ छोड़ गई थी। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट ने इस बारे में लिखा है कि पूरे दृश्य को देखकर लग रहा था कि किसी भी जवान ने भागने की कोशिश नहीं की। हर जवान अपने ट्रेंच में ही मृत पाया गया। नायब सूबेदार हरिराम के सर पर एक पट्टी बंधी थी और उनका मृत शरीर रेंगने की पोजीशन में था। वो रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए शहीद हुए होंगे। भारत के जवानों ने उस जगह शहादत देकर उस हिस्से को चीन के कब्जे में जाने से बचा लिया था। ब्रिगेडियर टी.एन. रैना ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा कि पूरी जगह के फोटोज लो और सभी जवानों की पहचान करो। टी.एन. रैना ने उन सभी जवानों का अंतिम संस्कार उसी जगह पर पूरे सम्मान के साथ करवाया और कहा कि ये जमीन इन वीरों की है। उस दिन उस जगह पर चार्ली कंपनी के 96 सैनिकों के शव मिले थे। शहीद हुए सभी सैनिकों की याद में वहां एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। लेकिन अगर उन सैनिकों के शव नहीं मिलते तो उन सैनिकों को वो सम्मान भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सेना और आम लोगों को पता नहीं था कि भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के 113 सैनिकों के साथ क्या हुआ। लोग ये मानकर चल रहे थे कि या तो उन्हें चीनियों ने युद्ध बंदी बना लिया है या फिर वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन सभी लोगों को कायर तक कहा जाने लगा था और जो 2-3 लोग उस लड़ाई में बच गए थे उनके सर पर कोर्ट मार्शल की तलवार लटक रही थी। समाज में भी उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था। ये सब इस हद तक पहुंच गया था कि एक एनजीओ को ये साबित करने के लिए अभियान चलाना पड़ा कि वो कायर नहीं बहादुर हैं। पर जब आर्मी के लोगों को उस जगह पर सैनिकों की लाशें उस हालत में मिली तो सबको यकीन हो गया कि जो लोग वापस आए थे वो सब कुछ सच बयान कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर भी उसी जगह पर था जहां सूबेदार रामचंद्र यादव ने बताया था। सूबेदार यादव और उनके साथी मेजर शैतान सिंह के शरीर को चीनियों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसीलिए वो उन्हें पीठ पर लादकर 800 मीटर तक चले। इस वक्त तक मेजर जिंदा थे, लेकिन उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। फिर जब सूबेदार यादव ने उन्हें एक पत्थर के सहारे लेटाया तो उसी जगह पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस लड़ाई में बचने वाले सूबेदार रामचंद्र यादव कहते हैं कि चार्ली कंपनी की उस शहादत की वजह से ही लेह, कारगिल और जम्मू कश्मीर खतरे में नहीं आए और उन चीनियों को वहीं से वापस जाना पड़ा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को याद करें तो ये बात 1962 के भारत चीन युद्ध की है। चीन भले ही ये लड़ाई जीत गया, लेकिन जिस तरह से 124 सैनिकों ने हजारों चीनियों का मुकाबला किया उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी ही एक लड़ाई आज़ादी से पहले सिख रेजिमेंट ने लड़ी थी, जिसे सारागढ़ी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद
ये उसी तरह की लड़ाई थी जिसमें मरते दम तक भारतीय सैनिकों ने पोस्ट को नहीं छोड़ा। 1962 के उस युद्ध में सभी मोर्चों पर भारत को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। तभी 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी को चुशूल की हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया। इस कंपनी में ज़्यादातर जवान हरियाणा के थे, जिन्हें 17,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी ज़्यादा ठंड में लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं था और ना ही उन्होंने इतनी ज़्यादा ठंड कभी देखी थी। साथ ही शून्य से बहुत नीचे के उस हार्ड मास जमा देने और कहर बरपाने वाले तापमान से बचने के लिए उनके पास ढंग के कपड़े और जूते थे। लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले मेजर शैतान सिंह को संदेश मिला था कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन मेजर ने कहा कि वो ये फैसला अपने जवानों से बात करने के बाद ही लेंगे। जब मेजर ने सारे जवानों की राय ली तो कोई भी उस पोस्ट को छोड़कर पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। सभी का मानना था कि पोस्ट छोड़ने का मतलब है हार मानना। तीनों प्लाटूनों की सहमति मिलने के बाद मेजर ने संदेश भिजवा दिया कि उनकी कंपनी पीछे नहीं हटेगी। 18 नवंबर 1962 के उस दिन भी हर रोज की तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह 3:30 बजे के करीब चीनियों ने उस पोस्ट पर हमला कर दिया। 8 से 10 चीनी सैनिक उस पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। भारत के जवानों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 4-5 चीनी सैनिक मारे गए और बाकी वापस भाग गए। चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो कि करीब 5,000 के आसपास रही होगी, जबकि भारत के पास उस जगह पर सिर्फ 124 सैनिक मौजूद थे। मेजर शैतान सिंह ने सभी साथियों से कहा कि जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ चुका है। कुछ देर बाद चीनियों ने फिर से हमले की कोशिश की। मेजर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जब चीनी 300 गज की रेंज में आ जाएं तभी फायर करें, और जैसे ही चीनी सैनिक 300 गज की रेंज में आए, भारत के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब चीनियों ने गोले फेंकने भी शुरू कर दिए थे। भारत के सैनिकों ने भी मोर्टार से इसका जवाब दिया। इस फायरिंग के बाद चीनी सैनिक वापस भाग गए, क्योंकि हमारे सैनिक ऊंची जगह पर थे। चीनी फौज का ये हमला भी कामयाब नहीं हो सका। भारतीय सैनिकों के लिए ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी, क्योंकि एक और भारत के सैनिकों को चीनियों की तरह उस ठंड में लड़ने की आदत नहीं थी, वहीं दूसरी ओर उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। चीनी सैनिक जहां तोपों, मोर्टार और आधुनिक बंदूकों से हमले कर रहे थे, वहीं भारतीय सैनिकों के पास लाइट मशीन गन्स और 303 राइफल्स थी। इन राइफल्स को गोली चलाने के बाद फिर से लोड करना पड़ता था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि भारतीय जवानों की उंगलियां तक जम गई थी। इन राइफल्स को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के पास गोलियां और हथगोले भी बहुत सीमित मात्रा में ही थे। सुबह करीब 4:30 बजे चीनियों ने एक साथ सभी चौकियों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में उन गोलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। सभी बंकर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। कुछ सैनिकों के शरीरों के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। इतना सब होने के बाद भी मेजर शैतान सिंह सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर शैतान सिंह को गोली लग चुकी थी। उनके साथी सैनिकों ने सूबेदार रामचंद्र को कहा कि मेजर साहब की लाश को दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने देना, जिसके बाद रामचंद्र उन्हें पीठ पर उठाकर नीचे की तरफ चल दिए। चीनी सैनिक अब पोस्ट तक पहुंच चुके थे और अब दोनों तरफ के जवान हाथों से लड़ रहे थे। भारत के एक एक वीर जवान ने चीनियों को चट्टानों पर पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। एक सैनिक सिग्राम ने तो चीनियों के सर आपस में टकरा टकरा कर उन्हें मार डाला, पर चीनियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी भारतीय सैनिक जिंदा नहीं बचा। रामचंद्र, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई का हाल सुनाया, वो मेजर का आदेश मानते हुए नीचे तक आए थे ताकि सभी को बता सकें कि किस तरह से भारत के जवानों ने अंतिम सांस तक अपनी पोस्ट की रक्षा की थी। इस लड़ाई में 124 सैनिकों में से 5 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था, जिनमें से एक की हिरासत में मौत हो गई थी। मेजर शैतान सिंह को युद्ध में अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी सभी सैनिकों का अंतिम संस्कार युद्ध स्थल पर ही किया गया और मेजर शैतान सिंह का अंतिम संस्कार जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से रेजांगला की लड़ाई में भारत के वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।